हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। जहां लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था इंट्रानेटल के बारे में, जहां आपको बताया था कि कौन से ऑनसेट ऑफ लेबर लेबर के दर्द से लेकर बच्चे के बाहर निकलने तक का समय क्या कहलाता है, इंट्रानेटल पीरियड कहलाता है। उस दौरान हम लोगों ने लेबर के बारे में बहुत सारी बातें की, क्या होता है लेबर का, 4P क्या होते हैं, 5C क्या होते हैं, लेबर की स्टेज क्या होती है, टाइमिंग्स क्या क्या होती है, सब कुछ की बात हम लोगों ने की थी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हमारे इसके लास्ट पार्ट की बात करेंगे पोस्ट नेटल पीरियड की, कि डिलीवरी हो जाने के बाद की बात करेंगे। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, पोस्ट नेटल पीरियड होता क्या है, देखिएगा। पोस्ट नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है। एक्सपल्सन से लेकर जो 42 डेज तक का समय रहता है डिलीवरी के बाद में, जो 42 डेज का तक का समय है वो क्या कहलाता है, पोस्ट नेटल पीरियड कहलाता है। तो इट इज फ्रॉम एक्सपल्सन एक्सपल्सन ऑफ फीटस टू 42 डेज पीरियड। बच्चे के बाहर निकलने से लेकर 42 दिन तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, पोस्ट नेटल पीरियड कहलाता है। इसे हम लोग परप्यूरियम पीरियड भी कहते हैं, आल्सो नोन एज परप्यूरियम पीरियड। परप्यूरियम पीरियम को हम लोग क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज परपीरियम पीरियड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परप्यूरियम पीरियड भी बोला जाता है। कितने दिन का टाइम होता है, 42 दिन तक का समय होता है। अच्छा, इस पीरियड में क्या होते हैं, इस पीरियड में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपनी स्टेज में वापस आते हैं। मतलब कैसे, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वापस जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन। या देखो, दो चीजें बता रहा हूं कि इन दिस स्टेज, ऐसे लिखते हैं, रिवर्ट बैक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिवर्ट बैक ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन इट्स इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज, प्रेग्नेंट इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज known as इन्वोल्यूशन। क्या कहलाता है, इन्वोल्यूशन। मतलब कैसे भैया, रिप्रोडक्टिव जब, क्योंकि डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के बाद में बहुत सारे सिस्टम जो है, ऑर्गन्स जो है वो अपनी जगह से हट गए हैं। प्लेसेंटा बाहर आ गया, एंडोमेट्रियम भी हट गई, हाँ, यूट्रस में भी दिक्कत आई, यूट्रस की भी स्ट्रक्चर बदली। तो उन सब का अपनी स्टेज में वापस जाना क्या कहलाता है, इन्वोल्यूशन कहलाता है। अगर वो अपनी स्टेज में वापस नहीं गए हैं, मान लीजिए क्या बोल रहे हैं, अगर वो जो है वो यूट्रस डज नॉट रिटर्न, अगर यूट्रस अपनी साइज में वापस नहीं गया है तो उसको क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन। इफ, नेक्स्ट लाइन, if organs uterus does not but in original state, sorry,
अगर ओरिजिनल स्टेज में इफ ऑर्गन यूट्रस डज नॉट रिवर्ट इन इट्स ओरिजिनल स्टेज, तो उसको क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन। उसको क्या बोला जाता है? सब इन्वोल्यूशन। सब इन्वोल्यूशन कहा जाता है। यहां से भी सवाल आते हैं। अब देखो, अगर बात करें हम लोग डिलीवरी की, भाई डिलीवरी हमें, क्योंकि इसमें डिलीवरी भी होगी, तो डिलीवरी के बाद में आशा क्या करेगी? आशा जो है होम विजिट्स करेगी। तो कितनी विजिट होती है उनकी बात करते हैं। देखो होम विजिट्स, होम विजिट्स होम विजिट्स की बात करेंगे। अगर देखिए बात बताऊं, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, तो दो चीजें होंगी। एक तो जब डिलीवरी होगी, जब आशा मतलब एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हॉस्पिटल में ही रहेगी, और डिलीवरी के बाद में 3 बार जो है होम विजिट करके आएगी। देखो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, मतलब मैं बोलूं हॉस्पिटल डिलीवरी अगर हुई है, अगर क्या हुआ है, हॉस्पिटल डिलीवरी हुई है, तो 3 होम विजिट होगी। 3 होम विजिट करनी पड़ेगी। 3 होम विजिट बाय आशा। आशा के द्वारा कितनी होम विजिट? 3 होम विजिट होगी। कब कब? तीसरे दिन पर, 7वें दिन पर, और 42वें दिन पर। 3 बार जो है वो आशा को घर जाना होगा, मतलब वहां जहां पेशेंट का, जहां महिला का घर है वहां जाना होगा उसको चेक करने के लिए कि भैया सब कुछ ठीक। और डिलीवरी के समय आशा को हॉस्पिटल में ही रहना होगा। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आशा शुड स्टे इन हॉस्पिटल। आशा को कहां रहना होगा? हॉस्पिटल में रहना होगा। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आशा शुड स्टे, आशा शुड स्टे इन हॉस्पिटल। आशा को कहां रहना होगा? हॉस्पिटल में ही रहना होगा। ठीक है, ये तो बात की हमने किसके बारे में? अगर होम डिलीवरी हुई है तो। अगर मान लीजिए सॉरी, अगर हॉस्पिटल डिलीवरी हुई है तो। अगर होम डिलीवरी हुई है तो आशा को लगातार हर वीक 42 दिन तक, मतलब जो है मैं बोलूं कि हर वीक जो है वो विजिट करनी होगी। एवरी विजिट कितने दिन हो गए? 6 बार जो है हॉस्पिटल घर जाना होगा। अगर होम डिलीवरी हुई है, घर पर डिलीवरी हुई है मान लीजिए, तो फिर विजिट एवरी वीक, हर वीक जो है वो घर जाना पड़ेगा। विजिट एवरी वीक, विजिट एवरी वीक टिल 42 डेज। 43 दिन तक, मतलब कितना, 7 दिन का एक वीक होता है, तो कितनी बार हो गई? लगभग 6 विजिट जो है उसको करनी होगी। विजिट करनी होगी, 6 विजिट जो है आशा को करनी होगी। यहां से सवाल आते हैं भैया, विजिट के ऊपर जरूर सवाल आता है एग्जाम में, भैया अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है, तो आशा कितनी बार जाएगी? 3 बार। कौन कौन से दिन? तीसरे दिन, 7वें दिन, और 42वें दिन। और डिलीवरी के समय आशा हॉस्पिटल में ही रहेगी। दूसरी बात, अगर होम डिलीवरी हुई है तो आशा घर पे तो रहेगी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ हर वीक में जाकर क्या करना होगा? वहां जाकर चेक करना होगा कि सब कुछ ठीक तो है ना, बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है ना, माँ और बेटा जो भी बच्चा हुआ है वो दोनों ठीक तो है ना। चलिए अब एक बात करते हैं लोचिया। देखो लोचिया क्या होता है? ये सीक्रेशंस होते हैं, यूटेराइन सीक्रेशंस होते हैं डिलीवरी के बाद में। कितने दिन तक के लिए? फॉर स्टार्टिंग की जो 15 दिन होते हैं, मतलब 0 से 14 दिन तक के जो सीक्रेशन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लोचिया कहते हैं। ये क्या है? यूटेराइन सीक्रेशन, यूटेराइन सीक्रेशन फॉर फर्स्ट 15 डेज। 15 दिन के लिए जो सीक्रेशंस होते हैं उनको कहते हैं लोचिया। 15 दिन कौन कौन से? 0 से लेकर 14वें दिन तक, मतलब 0वां दिन भी काउंट करना, मतलब आज डिलीवरी हुई है तो आज का दिन और फिर इसके बाद 14वां दिन, मतलब टोटल कितने हो गए? 15 दिन में जो सीक्रेशन निकलते हैं उनको कहते हैं लोचिया। ठीक है, अच्छा लोचिया का टोटल अमाउंट कितना होता है? लोचिया का जो है वो टोटल अमाउंट होता है 350 से 400 ml। लोचिया का टोटल अमाउंट कितना होता है? टोटल अमाउंट मतलब 15 दिन में कितना निकलता है लगभग टोटल अमाउंट ऑफ लोचिया?
350 से 400 ml जो है वो निकलता है। 350 से लगभग 400 ml जो है लोचिया निकलता है। अच्छा, लोचिया नेचर में कैसा होता है? एल्केलाइन इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, मतलब कैसा होता है नेचर में? एल्केलाइन। स्टार्टिंग के 3 दिन एल्केलाइन होता है, फिर उसके बाद में कैसा हो जाता है? एसिडिक इन नेचर। तो एल्केलाइन होता है स्टार्टिंग में, एल्केलाइन स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकेंड और 3 डेज, और फिर उसके बाद में क्या हो जाता है? एसिडिक आफ्टर 4th डे। चौथे दिन के बाद में कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है। अच्छा, इसकी स्मेल अगर बात करें तो फिशी स्मेल आती है, मछली की जैसी। कैसी स्मेल आती है? अगर आप इसमें स्मेल सूंघोगे, मतलब सूंघना चाहो स्मेल, तो कैसा आएगा? आप जब, क्योंकि आप सब डिलीवरी करवाएंगे, कि नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे, आगे चलकर गायनो में भी ड्यूटी लगेगी, तो वहां अगर आप देखेंगे तो फिशी स्मेल कैसी आती है इसकी? फिशी स्मेल, मछली की जैसी। मछली की जैसी स्मेल आती है। और अगर बात करें इसके बारे में, अब देखो लोचिया भी 3 तरीके का होता है। एक होता है लोचिया रबरा, एक होता है लोचिया सिरोसा, एक होता है लोचिया एल्बा। 3 तरीके के होते हैं लोचिया के टाइप्स। टाइप्स ऑफ लोचिया। एक होता है लोचिया रबरा। ये कितना होता है? लगभग 250 ml होता है। ये कितना होता है? लगभग 250 ml होता है लोचिया रबरा। लगभग कितना होता है? 250 ml। मतलब टोटल कितना निकलता है? 350 ml। उसमें से 250 ml कौन सा होता है? लोचिया रबरा, मतलब जो स्टार्टिंग में निकलेगा। नेक्स्ट, लोचिया सिरोसा। ये कितना होता है? लगभग 150 ml होता है। ये कितना होता है? लगभग 150 ml होता है ये। सर ये तो 400 ml तो यही हो गए। हाँ, लेकिन 80-100 ऐसे होता है ना ये। और तीसरा होता है लोचिया एल्बा। लोचिया एल्बा। और ये कितना होता है? ये 100 से भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। 100 ml से भी बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके की लोचियां होते हैं। अच्छा, लोचिया का रंग भी होता है, कलर ऑफ लोचिया। देखो लोचिया का कलर बताता हूं आपको। कलर ऑफ लोचिया। स्टार्टिंग के जो बात करूं 0 to 4 डेज, जो स्टार्टिंग के 0 to 4 डेज होते हैं, उसमें रेड कलर होता है। कैसा होता है? स्टार्टिंग के 0 से जो 4 डेज तक होता है उसमें रेड कलर होता है। रेड कलर का मतलब है कि इसके अंदर क्या होती है? आरबीसी ज्यादा होती है। मोर आरबीसी, मतलब स्टार्टिंग में क्या निकल रहा है? लाल कलर का निकलता है, ब्लड जैसा। मोर आरबीसी प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होती है? मोर आरबीसी होती है। फिर नेक्स्ट जो 5वें दिन से लेकर अगर बात करें, 5th डे से लेकर और 9th डे तक जो है वो कैसा होता है? येलो इन कलर। वहां डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगी। 5th डे से लेकर 9th डे तक कैसा होगा? येलो इन कलर। उसमें क्या होगा? डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगी। डब्ल्यूबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी बिल्कुल लेस होगी उसके अंदर। ठीक है, और फिर 9वें दिन से और जो 14वें दिन 15वें दिन तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें होगा कैसा? उसमें होगा ये व्हाइट रंग का। कैसा होगा? व्हाइट रंग का। 9वें दिन से लेकर, या मतलब 10वें दिन से लेकर 15वें दिन तक की बात कर रहे हैं हम लोग। कैसा होगा? व्हाइट रंग का होगा। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा होंगे। मोर एपिथेलियल टिश्यू, मोर एपिथेलियल, मोर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होंगे इस दौरान। ठीक है, तो ये कलर से भी सवाल आते हैं कि भैया लोचिया का कलर कब कब बदलता है, लोचिया का कलर कैसा कैसा होता है, यहां से सवाल आते हैं, जरूर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करें, अगर मान लीजिए लोचिया 21 दिन तक हो, अगर लोचिया 21 दिन तक हो रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करता है? सब इन्वोल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है, कि इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वापस से खुद की स्टेज में नहीं गए हैं। इफ लोचिया, इफ लोचिया मोर देन
21 डेज 21 दिन से भी ज्यादा है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब इन्वोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब इन्वोल्यूशन। अगर लोचिया में स्मेल आ रही है फाउल स्मेल, मतलब ऐसे बदबूदार, मोचिया में कैसी आ रही है? फाउल स्मेल आ रही है, इसका मतलब है वो प्यूर परप्यूरल सेप्सिस को इंडिकेट करता है, मतलब सेप्सिस इन्फेक्शन कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो फाउल स्मेल फ्रॉम लोचिया, अगर लोचिया से फाउल स्मेल आ रही है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो कर रहा है प्यूरपेरियल सेप्सिस। प्यूरपेरियल सेप्सिस, सेप्सिस को इंडिकेट कर रहा है, प्यूरपेरियम सेप्सिस को इंडिकेट कर रहा है ये। अगर बात करें इसके अलावा, अगर इसके अलावा बात करें तो अगर लोचिया कम मात्रा में है, लोचिया लेस अमाउंट में है तो उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया। तो पहला पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट, इफ लोचिया इज इन, लोचिया इज इन लेस अमाउंट, अगर लोचिया कैसा है? कम अमाउंट में है तो उसको बोलते हैं सेप्टिसीमिया। क्या बोलते हैं? सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया बोलते हैं उसे, अगर कम अमाउंट में है। कौन? आपका लोचिया अगर कम अमाउंट में है तो, है ना। अब देखो जो ये परप्यूरियम पीरियड, देखो हमने स्टार्टिंग में बताते हैं आपको, ये परप्यूरियम पीरियड है, इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, 3 स्टेज होती है इसकी भी। तो परप्यूरियम स्टेज की भी 3 स्टेज होती है, परप्यूरियम पीरियड की स्टेज, स्टेज ऑफ परप्यूरियम पीरियड, हेडिंग डालो, स्टेज ऑफ परप्यूरियम, प्यूरपेरियम पीरियड। एक होता है इमीडिएट परप्यूरियम, मतलब जो फर्स्ट स्टार्टिंग का 24 घंटा होता है उसको बोलते हैं इमीडिएट परप्यूरियम, पहली स्टेज होती है इमीडिएट परप्यूरियम। इमीडिएट परप्यूरियम फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं डिलीवरी के बाद में, फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में जैसे जो फर्स्ट 24 घंटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इमीडिएट परफ्यूरियम कहलाते हैं। सेकंड होता है अर्ली परफ्यूरियम, अर्ली परफ्यूरियम ये कब होता है? एक दिन से लेकर फर्स्ट डे से लेकर सेवंथ डे तक का जो है टाइम पीरियड होता है ये। और जो मोस्टली इन्वोल्यूशन होता है वो इसी पीरियड होता है, मोस्ट जो इन्वोल्यूशन होता है वो इसी पीरियड में होता है। मोस्ट इन्वोल्यूशन जो होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो खुद की स्टेज में वापस जाते हैं वो इसी पीरियड में जाते हैं। मोस्ट इन्वोल्यूशन अकर इन दिस। तीसरा होता है लेट परप्यूरियम, तीसरा होता है लेट परप्यूरियम, और ये कितने दिन का होगा? ये 8th से लेकर 42 दिन तक का होता है, 8 to 42 डेज, 42 डेज, 42 दिन तक का जो समय है वो क्या है? ये होता है। ठीक है, चलिए अब एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, कब? एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग होती है जिसको बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड को बोलते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज, जो इमीडिएट परप्यूरियम में होती है सबसे ज्यादा। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड, ड्यूरिंग परप्यूरियम पीरियड कौन सा होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज, पीपीएच, पीपीएच मतलब डिलीवरी के बाद में जो ब्लड लॉस होता है उसको बोलते हैं तो पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज इसमें क्या होता है? मोर देन
500 ml ब्लड लॉस हो जाता है कितने 24 आवर्स में। क्या होता है? ब्लड लॉस मोर देन 500 ml। क्या होता है इसके अंदर? ब्लड लॉस मोर देन, महिला से ब्लड निकलता है बहुत ज्यादा, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत हो जाती है, डेथ तक हो जाती है। ब्लड लॉस मोर देन 500 ml, 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है 24 घंटे में, उसको क्या बोलते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। और ये सबसे ज्यादा किस कंडीशन में देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमनली ये इमीडिएट परप्यूरियम में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमनली सीन इन इमीडिएट परप्यूरियम, इमीडिएट परप्यूरियम में देखने को ज्यादा मिलता है ये। क्लियर है बात? चलिए, यहां तक की बात हुई खत्म। अब देखो, पोस्टपार्टम हेमरेज के भी दो टाइप होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी होता है अर्ली, और एक होता है सेकेंडरी जो होता है लेट। देखो, पीपीएच के भी दो टाइप होते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है अर्ली, एक होता है लेट। प्राइमरी सेकेंडरी बोलते हैं जिन्हें। एक होता है अर्ली जो फर्स्ट 24 आवर्स में ही हो जाता है, अर्ली तो बोलते हैं प्राइमरी। क्या होता है ये? फर्स्ट 24 आवर्स में ही हो जाता है। जरूरी नहीं हर किसी को होगा ही, बस किसी किसी में हो सकता है। एक होता है लेट पीपीएच तो बोलते हैं सेकेंडरी भी। इसमें क्या होता है? आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे बीत जाने के बाद अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लीड निकलता है, खून निकलता है, उसको बोलते हैं। अच्छा सर, ये पोस्टपार्टम हेमरेज का कारण क्या है? तो मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज, मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ पीपीएच, एटोनी यूट्रस, मतलब यूट्रस का वापिस से साइज में नहीं जाना, एटोनी यूट्रस। मोस्ट कॉमन पीपीएच का कारण क्या है? एटोनी यूट्रस। एटोनी यूट्रस क्या होता है? यूट्रस का खुद की साइज में वापिस नहीं जाना, क्या है? एटोनी यूट्रस। और इसका मैनेजमेंट क्या होता है? इसका मैनेजमेंट होता है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देते हैं। मैनेजमेंट क्या है इसका? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस वापस क्या हो जाएगा? साइज में आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, चलो भैया, ये हो गया। अब देखो आगे बात करें अगर हम लोग, मोस्ट कॉमन डेथ होती है डिलीवरी के दौरान, वो भी क्या है? वो भी यही है। तो मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ डेथ, मोस्ट कॉमन क्योज, मोस्ट कॉमन क्योज ऑफ डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी कौन सा होता है? पीपीएच। पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से ही सबसे ज्यादा महिलाएं जो हैं वो मरती हैं। अभी रिसेंटली भी हुआ था ना, काफी घटनाएं आप लोग देखने को मिल जाती हैं। तो पीपीएच होता है, मोस्ट कॉमन क्योज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, तो 4T होते हैं पीपीएच के। क्या? 4 क्योज होते हैं पीपीएच के, 4 क्योज होते हैं। हमने बताया एटोन यूट्रस। अब यूट्रस में भी क्या चीज हो सकती है? देखो, पीपीएच के क्योज की बात करते हैं। पीपीएच के क्योज 4T, 4T होते हैं। पहला होता है कि ट्रोमा हुआ हो। पहला क्या है? पहला टी टोन। पहले टी का मतलब है टोन, टोन ऑफ यूट्रस। तो ये यूट्रस जो है वो एटोनी है, मतलब वो साइज में नहीं जा रहा, मतलब एटोनी यूट्रस, एटोनी यूट्रस। दूसरे टी का मतलब होता है ट्रोमा। दूसरे टी का मतलब क्या होता है? ट्रोमा, भैया कोई इंजरी हुई हो यूट्रस को। तीसरे टी का मतलब होता है टिश्यू, कि भैया कोई टिश्यू डैमेज हो गए हैं यूट्रस के, उस वजह से वो वापस साइज में नहीं जा रहा, या उस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। और चौथा होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन की वजह से हो रहा है। ये 4 T होते हैं, जो चारों टी की क्या काम आते हैं? ये चारों टी जो है, ये चारों टी क्या करते हैं? ये पीपीएच को क्योज करते हैं। ये ठीक है। एक और होता है यूटीबी को, यूटीबी और करते हैं ना, बैलून ट्रांसफर, बैलून देकर जो है वो हवा दी जाती है, यूटीबी। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं। चलो आगे बात करें अगर हम लोग, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट डे जो मिल्क आता है, मिल्क आफ्टर डिलीवरी,
मिल्क आफ्टर डिलीवरी क्या कहलाता है? कोलोस्ट्रम कहलाता है। 1 से 3 दिन तक होता है। 1 से 3 दिन के बाद में कौन सा मिल्क आता है? जो ट्रांजिशनल मिल्क होता है, ठीक है। और मिल्क फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन है जो है रेस्पॉन्सिबल है? मिल्क फॉर्मेशन में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल? मिल्क फॉर्मेशन बाय प्रोलैक्टिन। मिल्क इजेक्शन में कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कब स्टार्ट कर सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग? मिल्क या ब्रेस्ट फीडिंग इन नॉर्मल डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में आप स्टार्ट कर दो। इन नॉर्मल डिलीवरी 30 मिनट टू 1 आवर। और अगर सिजेरियन डिलीवरी हुई है ना, सीएस हुई है, सिजेरियन डिलीवरी हुई है, एलएस हुई है ना, लोअर सेक्शन हुआ है, तो फिर कब करेंगे? तो फिर हम लोग क्या करेंगे वहां पर 3 से 4 घंटे बाद ना। मतलब अगर ऑपरेशनल हुआ है, सर्जरी हुई है, सर्जिकल डिलीवरी हुई है, फिर 2 4 आवर्स महिला जो है वो थोड़ा सा क्या रहती है, अगर हम बात करें तो उसको होश नहीं रहता पूरी तरीके से ना। चलिए, ये सब चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं, ये सब चीजें होती हैं आपके। अच्छा, बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है चाइल्ड ग्रोथ के लिए? नेक्स्ट कुछ नोट्स लिखा रहा हूँ, कुछ नोट्स और लिख दीजिएगा लास्ट। बेस्ट इंडिकेटर, ये सवाल अभी पूछा भी गया था। बेस्ट इंडिकेटर सीएचओ में पूछा गया था। बेस्ट इंडिकेटर फॉर चाइल्ड ग्रोथ, वो कैसे पता चलेगा चाइल्ड ग्रोथ कर रहा है? तो उसके वजन से पता चलता है हमको, बाय वेट। वजन से पता चलेगा कि वजन अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो ग्रोथ कर रहा है। अगर नहीं बढ़ रहा तो हमको पता नहीं चल पाएगा, ग्रोथ नहीं कर, ठीक है। अच्छा, बर्थ जो वेट हम लोग जिससे मापते हैं वो कौन सा स्केल होता है? साल्टर स्केल। बर्थ वेट को मेजर करने के लिए कौन सा स्केल लेते हैं? बर्थ वेट मेजर स्केल कौन सा होता है? साल्टर स्केल, ठीक है। अच्छा, अगर हाइट की लेंथ की बात करते हैं, इन्फेंट की लेंथ नापते हैं हम लोग, इन्फेंट की जो लेंथ होती है, बच्चे की जो लेंथ होती है उसे नापते हैं इन्फेंटोमीटर से। इन्फेंटोमीटर से नाप, ये कुछ इस तरीके की चीजें आपको याद रखनी है। वैसे 2 4 इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे अगर बात करें, एक वेट हो गया। अच्छा, स्किन फोल्ड को हम लोग हरपेंडेंस कैलिपन के द्वारा नापते हैं। स्किन फोल्ड वो आप लोगों को बता दिया गया है, हरपेंडेंस कैलिपन। और अच्छा, टेस्टिकल साइज, हाँ, और किलोमीटर, ये और लिख लो। टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस साइज मेजरमेंट बाय और किलोमीटर। ये सारे जो हैं, ये सारे हम लोग किसमें काम में लेते हैं? आफ्टर डिलीवरी के। देखो इसमें क्या क्या बताया, वापस से देख लो। हम लोगों ने पोस्ट नेटल पीरियड की बात की, क्या क्या बताया एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चे के बाहर निकलने से लेकर 42 दिन तक का टाइम क्या कहलाता है? पोस्ट पीरियड, पोस्ट नेटल। परप्यूरियम पीरियड भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वापस उसकी स्टेज में जाना इन्वोल्यूशन कहलाता है। अगर वो वापस नहीं जा रहे हैं तो क्या कहला रहा है? सब इन्वोल्यूशन। अगर बात की हमने होम विजिट की बात की, अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई तो 3, अगर घर पे हुई तो 6 डिलीवरी। 6 बार। लोचिया क्या बताया? जो सीक्रेशन होते हैं, यूटेराइन सीक्रेशन, फर्स्ट जो 14 दिन 15 दिन तक के होते हैं उनको यूटेराइन सीक्रेशन बोलते हैं। इनके कलर की बात की, इनके टाइप्स की बात की। नेक्स्ट आपसे बताया क्या? लोचिया अगर ज्यादा है तो क्या बताया, कम है तो क्या होता है, और लेस है तो क्या बताया। अगर स्टेज बताई, परप्यूरियम पीरियड की 3 स्टेज बात की हमने। बताया पीपीएच के बारे में, पीपीएच के क्योज की बात की और पीपीएच के टाइप्स की बात की। उसके बाद में लास्ट हमने कुछ मेजरमेंट स्केल्स की बात की यहाँ पर। और इस तरीके से हमारा जो पोस्टपार्टम हेल्थ है, पोस्टपार्टम पीरियड है, वो खत्म होता है। यहाँ पर हमने मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात की, एंटीनेटल पीरियड की, इंट्रानेटल पीरियड की और पोस्टनेटल पीरियड।
उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए टेस्टिकल्स को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा जो स्केल है वो काम में लेते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में अगले नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। थैंक यू।